Hello everyone, welcome to Laws Forum. I am Rohini and let's start with the Evidence Act. Okay, तो जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था जो अभी है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि एविडेंस एक्ट क्या होता है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, कितने टाइप के एविडेंस होते हैं। ओके, तो आज के जो वीडियो होगा ना एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एविडेंस क्या होता है, तो एविडेंस जो है वो क्या है कि कोई भी मटेरियल। और हाँ, सबसे पहले मैं याद दिला दूँ कि लॉ में जो है आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, ये जो है ये 4 पिलर है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें हम, दैट इज 1872, जो कि अब रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो उनके अकॉर्डिंग एविडेंस का मतलब क्या होता है? तो एविडेंस रिफर्स टू द एनी मटेरियल दैट इज यूज टू प्रूव और डिसप्रूव। देखिए, दो चीज़ उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है कि कोई भी मटेरियल, एनी मटेरियल, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए। प्रूव या डिसप्रूव क्या करेंगे? कोई पर्टिकुलर फैक्ट इन लीगल प्रोसीडिंग, राइट? क्योंकि हम लॉ को तो प्रूव और डिसप्रूव नहीं कर सकते, जो फैक्ट्स होते हैं केस में सामने हम उसी को प्रूव और डिसप्रूव कर सकते हैं, राइट? सो द एक्ट आउटलाइन दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ एडमिसिबल एविडेंस एंड इट्स वेरियस टाइप एंड द रूल्स सराउंडिंग इट्स प्रेजेंटेशन। मतलब इसमें हम देखेंगे कि कौन से एडमिसिबल एविडेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के कितने वेरियस टाइप ऑफ एविडेंस हो सकते हैं। ओके, सो ये एक बेसिक, आई होप आपको अब समझ में आ गया कि एविडेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर से रिकैप करेंगे, कोई भी जो एनी मटेरियल जो यूज होता है प्रूव करने में, डिसप्रूव करने में, क्या, फैक्ट को, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट डिवाइडेड एविडेंस इनटू द सेवरल कैटेगरीज, जैसे कि ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रियल एविडेंस क्या होता है। ओके, सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ एविडेंस एक्ट, तो अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने एविडेंस एक्ट पढ़ा है। अब जो है जो अभी लेकिन अभी जैसे ही हम चेंज आया है तो हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पढ़ना पड़ रहा है। तो कोई भी अगर आप बेयर एक्ट आपके पास होगा ना, जो अभी रिलीज हुआ है आफ्टर दिस इन्फोर्समेंट, तो उसमें क्या होता है ना कि एक कॉलम होता है जिसमें कि कंपैरिजन होता है कि पहला एविडेंस एक्ट में कौन सा सेक्शन था और अभी कौन सा है। तो यू कैन चेक दैट, राइट? तो एज सर बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द एक्ट डिफाइन एविडेंस एज, ओरल एविडेंस क्या होता है? तो ओरल एविडेंस मतलब होता है ऐसे सारे स्टेटमेंट जो कि विटनेसेस ने कोर्ट में दिए हैं अबाउट व्हाट दे हैव सीन, हर्ड और एक्सपीरियंस, दैट इज ओरल एविडेंस, राइट? लेट्स से कोई भी कोर्ट में जाके बता रहा है, ठीक है, गवाही दे रहा है, दैट इज ओरल एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंटेड एज एविडेंस टू प्रूव द एग्जिस्टेंस और द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट। मतलब कोई डॉक्यूमेंट है और अगर कोई डॉक्यूमेंट को आप एज एविडेंस की तरह यूज करना चाह रहे हो, तो वो क्या प्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर फैक्ट के या तो वो एग्जिस्ट होगा या तो वो नहीं होगा, ठीक है। दो दो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। देन थर्ड इज द रियल एविडेंस। अब रियल एविडेंस क्या है? तो ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट विच आर प्रेजेंटेड टू सपोर्ट द फैक्ट इन इशू। लेट्स से कोर्ट के सामने एक फैक्ट रखा हुआ है, ठीक है, क्या जो है ये पर्टिकुलर इस ए ने जो है वो चोरी की है, थेफ्ट किया है या नहीं किया, एक फैक्ट इन इशू है, राइट? तो अब रियल एविडेंस इसमें क्या हो सकता है? कोई वेपन, राइट, या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि कनेक्टेड हो क्राइम से, तो वो रियल एविडेंस होगा। आई होप क्लियर हो गया आपको ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड एज वेल एज द रियल एविडेंस, ठीक है। देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ एविडेंस की। तो टाइप ऑफ एविडेंस की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है ये सेम आएगा हमारा कि ओरल एविडेंस, ठीक है, देन डॉक्यूमेंट्री एंड द रियल वन। ओके, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस पे आते हैं हम लोग। तो एविडेंस मस्ट बी रेलेवेंट टू द मैटर इन अ इशू। मतलब कि ऐसा, अगर मैंने जैसे बताया कि अगर कोर्ट में जो है वो मैटर चल रहा है थेफ्ट के ऊपर, तो आप कोई ऐसा एविडेंस नहीं लेके आ सकते कि जो कोई और दूसरे केस पे जो मर्डर से रिलेटेड हो। तो इट शुड बी एन रेलेवेंट। रेलेवेंट किस हिसाब से? जो मटेरियल इन इशू है आपका, जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है उससे जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जो इररिलेवेंट एविडेंस होता है ना, दे आर नॉट एडमिसिबल इन अ कोर्ट,
ठीक है। और यहाँ जो है ना कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन से एविडेंस जो है वो रिलेवेंट है और कौन से नहीं है, उनकी जो एडमिसिबिलिटी है ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड होती है। क्लियर? देन टाइप ऑफ रेलेवेंट एविडेंस, तो सेक्शन 4 से 50 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो टाइप ऑफ रेलेवेंट एविडेंस है, तो दिस सेक्शंस डिफाइन ए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एविडेंस, ठीक है, जो कि कंसिडर्ड किए जाते हैं रेलेवेंट इन प्रूविंग और डिसप्रूविंग एनी फैक्ट, जैसे कि फैक्ट इन इशू एंड द रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है। तो अगर हम फैक्ट इन इशू की बात करें या रेलेवेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो वो है सेक्शन 5 से 55, राइट। सो ओनली फैक्ट जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू द केस इन द हैंड आर एडमिसिबल, मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड हो, जो केस है हमारा, जो टॉपिक है या लेट्स से जो फैक्ट इन इशू है उससे डायरेक्टली वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। एडमिशन एंड कन्फेशन, ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट, अब कन्फेशन क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग बहुत डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। और एक होता है एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, कहीं कहीं पे होता है ना, जैसे कि डॉक्टर्स को लेट्स से या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई केस है या मेडिकल से रिलेटेड है तो डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया जाता है, राइट। तो दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है। तो उन्हें भी जो है एक टाइप से जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है एज अ एविडेंस की तरह, ओके। देन बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे क्या होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ की अगर हम बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ फैक्ट लाइज ऑन द पार्टी मेकिंग एन असर्शन, मतलब लेट्स से कि मैं प्लेंटिव हूँ, ठीक है, तो यहाँ जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना वो मेरे ऊपर होता है कि मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, कि जो है पर्टिकुलर एक्स पर्सन ने जो है ये क्राइम कमिट किया है मेरे अगेंस्ट, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ही हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, क्रिमिनल लॉ में क्या है, हमेशा आपको मैंने बताया बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होता है, हमेशा हमेशा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, राइट। और जो है अगर लेट से प्रीपॉन्ड्रेंस जो होता है ना, अगर छोटी सी भी पॉसिबिलिटी बची हो तो आप कंक्लूजन पे नहीं जा सकते, राइट। सो द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की अगर हम बात करें क्रिमिनल लॉ में, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब कहते हैं ना कि इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो दैट इज अ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब कि जब तक जो है गिल्टी हम लोग नहीं दे देते तो तब तक हमसे इनोसेंट ही मानेंगे। तो ये जो प्रिजम्पशन है हमारा, दैट रिक्वायर्स द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द अक्यूज गिल्टी, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि वो जो है वो गिल्टी प्रूफ करे उसे, राइट। सो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के पास हुआ, ओके। देन और एक टर्म हमको सुनने को मिलेगा, दैट इज एन हियरसे एविडेंस। अब हियरसे एविडेंस क्या होता है, तो जनरली अगर हियरसे एविडेंस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैज हर्ड फ्रॉम समवन एल्स, लेट्स से मैं यहाँ पे किसी को एक्स इंसान को बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब ये बोलते हुए मैं किसी से बात कर रही हूँ, ये कोई हमारी बात कोई और सुन के किसी और को बता रहा है कि ये दोनों जो है वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, लेट्स से, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि हियरसे एविडेंस हुआ, राइट, बट इट डिड नॉट डायरेक्टली एक्सपीरियंस एंड नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। तो कोर्ट में क्या होता है, हियरसे एविडेंस जो है कहीं से सुनी सुनाई बात, समझे, तो ये होता है ना कहीं से सुनी सुनाई बात जिसे हम कहते हैं, तो दैट इज अ हियरसे एविडेंस, तो वो जो है कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं। एंड हाउ एवर देर आर द कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पे, जैसे कि सच एज व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय द पर्सन हु इज डिसीज और अनेबल टू टेस्टिफाई, अगर इन लोगों में से किसी ने, कोई ऐसा पर्सन जो कि खुद ही डिसीज्ड हो या जो है वो टेस्टिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इन लोगों के इसमें ये जो है वो एक्सेप्शन होता है हियरसे एविडेंस का। देन हम बात करें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जैसे हमने बता दिया कि कुछ ऐसे जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि रियल एविडेंस की तरह देखे जाते हैं, जो प्रूव और डिसप्रूव करने में फैक्ट्स में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। देन देयर इज एन एक्सक्लूजनरी रूल्स मतलब कुछ ऐसे टाइप के एविडेंस विच मे बी एक्सक्लूडेड इवन इफ दे आर रिलेवेंट, जैसे कि इलीगल सर्च और सीजर, राइट। तो ये क्या हो सकता है कि जो आपने जो सर्च एंड सीजर किया है, ठीक है, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले, लेकिन अगर वो इलीगल किया है तो क्या होगा, उसे एक्सक्लूड किया जाएगा उसको एविडेंस में से, ठीक है। देन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस,
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? लेट्स से आई विटनेस की टेस्टिमनी, दैट इज अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, राइट? मतलब इन द एब्सेंस ऑफ अ डायरेक्ट एविडेंस, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस हमें मिल ही नहीं रहा है, एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में यूज कर सकते हैं उस टाइम पे। जैसे कि निर्भया केस में क्या हुआ था ना, कि जो सोल टेस्टिमनी थी यहाँ पे निर्भया की, वो इतनी ज़्यादा कोरेबोरेटेड थी, उसने जितने बार, कम से कम 4 से 5 बार जो है वो टेस्टिमनी दी थी, डाइंग डिक्लेरेशन दिया था, ठीक है उसने, और वो एकदम एग्जैक्ट सेम था कि वही जो है वो वन ऑफ द मेन जो इम्पॉर्टेंट एविडेंस की तरह से ट्रीट किया गया था। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे आई विटनेस, कुछ कुछ जैसे आई विटनेस हो गए कि कोई क्राइम हो रहा है, किसी ने वहाँ पे खड़ा है कोई और उसने वो विटनेस किया, तो आई विटनेस जैसी टेस्टिमनी जो है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में आती है, ठीक है। देन प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें हम लोग, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ सेक्शन 119 ऑफ बीएसए एक्ट, दैट इज अ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ऑल्सो सेट आउट द सेवरल प्रिजम्पशन, जैसे कि प्रिज्यूमिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज जेन्युइन अनलेस द प्रूवन अदरवाइज। मतलब कि प्रिजम्पशन इन लॉ मतलब क्या होता है कि लेट्स से कोई अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया कोर्ट में, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो सही है अनटिल एंड अनलेस जो है अपोजिट पार्टी उसे प्रूव कर दे कि ये गलत डॉक्यूमेंट है, क्लियर, एंड दैट द कोर्ट में अप्लाई ड्यूरिंग द ट्रायल बेस्ड ऑन द सर्टेन फैक्ट्स, एंड जो है नेक्स्ट पार्टी जो है रिब्यूट कर सकती है, ओके। सो आज के वीडियो में इतना ही था, ये बेसिक कुछ टर्म्स थे जो एविडेंस एक्ट में हम लोग और आगे कंटिन्यूसली सुनने को मिलेगा, तो ये आज हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर किए। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक और साथ ही साथ जो केसेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।